कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ने जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 25 क्वेश्चनों तक हमने डिस्कशन कर लिया है। आगे के आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र में तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र में जो तृतीय क्षेत्र है दोस्तों, उसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र से नाम जाना जाता है? सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, निवल आर्थिक कल्याण मापक, क्रय शक्ति समता विधि, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समृद्धि का जो सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट में करके बताइए प्रति व्यक्ति आय किस व्यक्ति ने बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? महबूबुल हक ने, मार्शल ने, एडम स्मिथ या रिकार्डो ने। तो मानव विकास सूचकांक जिसे दोस्तों HDI के नाम से जाना जाता है, उसकी किसने विकसित किया था उसको? तो उसने किया था महबूबुल हक। महबूबुल हक कहाँ के थे दोस्तों? तो ये पाकिस्तान के थे। चलिए आगे चलते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, आर्थिक डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जिसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, वो जारी किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग कब किया गया था? 1993 में, 1994 में, 1996 में या 2000 में? क्रय शक्ति समता विधि की बात की जा रही, तो इसका जो प्रयोग किया गया था वो कब किया गया था दोस्तों? तो इसका प्रयोग किया गया था सन 1993 में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और जान लीजिए कि क्रय शक्ति समता विधि के बारे में कि सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग 1993 में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया था तथा वर्तमान में विश्व बैंक विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना तथा गरीबी दर के मापने के लिए इसका प्रयोग कर रही है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय की मापन विधि है उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की जो मापन विधि होती है वो उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय तीनों होती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? डी आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 20 अप्रैल को, 20 मई को या 20 जून को? तो विश्व खुशहाली दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 20 मार्च को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है? ठीक है, महबूबुल हक को, मिल को, साइमन कुजनेट्स को, एडम स्मिथ को। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जिसको माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है साइमन कुजनेट्स। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय के लेखांकन के बारे में जान लें कि राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन तथा इससे संबंधित सभी सूचनाओं एवं तथ्यों को संख्याकी विवरणों या खातों के रूप में प्रदर्शित करने के तरीके को राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहा जाता है दोस्तों। और इसकी जो जन्मदाता थे वो साइमन गुजनेट्स थे और जिसके लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े कब पेश किए जाते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में होते हैं। केंद्रीय संकायिकी कार्यालय जो CSO जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय आय के आकलन तथा प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है, जो इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय की मदद करता है। यानी CSO किसकी मदद करता है दोस्तों? NSSO की, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय की। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन जन्मदाता किसको माना जाता है? साइमन गुजनेट्स को दोस्तों। आगे चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी, हैबलर, किन्स या इनमें से कोई नहीं। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है दोस्तों वो किसकी है? वो दादा भाई नौरोजी की है। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की को किस सन में दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? अगस्त 1946 में, अगस्त 1949 में, अगस्त 1950 में, अगस्त 1953 में दोस्तों। तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों वो कब किया गया था? बताइए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति की बात की जा रही है दोस्तों।
ठीक है। तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था अगस्त 1949 में दोस्तों। ठीक है, कब किया गया था? अगस्त 1949 में। बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या था कि राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 1949 में किया गया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय समिति के चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर डी आर गाडगिल, प्रोफेसर वी आर वी राव, पीसी महानोबिस, दादाभाई नौरोजी। तो राष्ट्रीय आय समिति के जो चेयरमैन थे वो कौन थे दोस्तों? ये आपको बताना है। राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है, वही आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय समिति के चेयरमैन कौन थे दोस्तों। तो जो चेयरमैन थे राष्ट्रीय आय समिति के वो थे प्रोफेसर डी आर गाडगिल। कौन थे दोस्तों? गाडगिल थे। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति के चेयरमैन कौन थे? ठीक है, तो एक मिनट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय समिति के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? पीसी महालोविनिस थे। माफ़ कीजिएगा कि राष्ट्रीय आय समिति के चेयरमैन कौन थे? वो थे पीसी महानोविस थे। ठीक है, बात समझ आ रही है? कौन थे? महालोविस थे। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1949 में स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय आय समिति का गठन आंकड़ों के संकलन और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किया गया था। जिस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महानोबिस थे। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1951 में, 1954 में, 1958 में, 1960 में? ये आपको बताना है दोस्तों। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए दोस्तों, कब की गई थी? तो ये की गई थी 1951 में दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट भी याद रखिएगा, ये थी 2 मई 1951। ठीक है, 2 मई 1951 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारत के आर्थिक नियोजन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसर का सृजन की प्राप्ति, फिर निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करना, मानव संसाधन का विकास एवं निजीकरण उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के दौर में गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना दोस्तों। सी क्या है? तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास की संकल्पना आदि भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे, जिनकी प्राप्ति के लिए भारतीयों द्वारा स्वतंत्र पूर्व से प्रयास किए गए हैं दोस्तों। तो या उपयुक्त में से सभी। तो भारत के आर्थिक नियोजन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपके सभी हो जाएंगे दोस्तों। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल, पीसी महालोविनिस चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल, गुरनाल मेल्डाल के मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल के पर आधारित थी। तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, यह योजना सफल भी रही थी और इस लक्ष्य से ज़्यादा विकास दर इसने हासिल किया था दोस्तों। इसमें बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जैसे समुदाय विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना, सिंचाई परियोजनाएं जैसे नांगल बांध परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब इसमें शुरू की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। और इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1951 से, माफ़ कीजिएगा, ये माना जाता है दोस्तों 1951 से 56। ठीक है, चलिए। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में? तो विकास केंद्र उपागम की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो समय माना जाता है दोस्तों, वो क्या था? 1969 से
1974। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। तो 20 सूत्री कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1975 में दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 सूत्री कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो दोस्तों आपको सन वाइज बताना है कि कौन क्रम के हिसाब से कि कौन पहले हुआ था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। न्यूनतम आवश्यकता अगर कार्यक्रम की हम बात करें दोस्तों तो ये 1974 में हुआ था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की बात करें तो 1977 में हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1969 में हुआ था दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब हुआ था? तो ये होता है 1974 में। 1974 से पहले क्या आएगा आपका? विकास आपका आएगा दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1969 में। तो आपका चौथा हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन कार्यक्रम के बाद आपका आ जाएगा 20 न्यूनतम आवश्यकता, यानी 4-4-1-3-2। यानी कि देखिए पहले आपका आएगा परिवार नियोजन, फर्स्ट आपका आएगा परिवार, दूसरा आपका क्या आएगा? न्यूनतम। इसके बाद तीसरा आपका क्या आएगा? तीसरा आपका एक 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, और चौथा आएगा काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक है, चौथा आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 4-3-1-2। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन, काम और उत्पादन का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। कब दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर किस सन में दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था 1985 से 90 के बीच में। कब दिया गया था? 1985 से 1990 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा का प्रकार है वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से जो मुद्रा का प्रकार है वो आपको बताना है। ठीक है, वस्तु मुद्रा भी होता है, धातु मुद्रा भी होता है, पत्र मुद्रा भी होता है दोस्तों। ठीक है, अब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन गलत माना जा सकता है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। इनमें से लिख लीजिए कि इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को, 2 जनवरी 2015 को, 3 जनवरी 2015 को, 4 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये होता है आपके प्रधानमंत्री। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था दोस्तों वो कब किया गया था? ये आपको बताना है। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों वो किया गया था 1949 में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर रही है और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1947 तक वर्मा सरकार तथा 1948 तक पाकिस्तान सरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया था दोस्तों। ठीक है, और आरबीआई का जो लेखा वर्ष माना जाता है वो माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून। चलिए आगे चलते हैं। तरलता समायोजन सुविधा किस वर्ष लागू किया गया था? 1997 में, 1998 में, 1999, 2000 में। तो दोस्तों तरलता समायोजन सुविधा जिस वर्ष लागू की गई थी वो था आपका 2000 दोस्तों। क्या था? 2000। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तरलता समायोजन सुविधा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, और ये नरसिम्हन समिति द्वारा 1998 की सिफारिश पर 2000 में इसको लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, बड़ोदरा में, लखनऊ में या मुंबई में? तो अगर हम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के मुख्यालय की बात करें दोस्तों, ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय की बात करें तो इसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र की स्थापना दोस्तों की गई थी गुजरात में। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं? आईएफसी, ठीक है, आईएफएससी कहते हैं, ठीक है। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा 1999 के तहत गांधीनगर में विशेष आर्थिक क्षेत्र के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी, यानी फेमा 1999 के तहत की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 2008 में दोस्तों। कब की गई थी? 2008 में। डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। कल मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए महत्वपूर्ण उसी जोश के साथ। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ और बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।